This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही, क्या सूरत हाल रही। ओवरऑल आज आपको बताएंगे मार्केट का आगाज़ कैसे हुआ, लेकिन मैं फ्राइडे की क्लोजिंग की बात पहले कर लूँ क्योंकि आज मंडे है। तो फ्राइडे को जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो थी 39,000 और जिसमें हमने देखा था कि -155 पॉइंट्स हमें कमी का सामना रहा था। आज की अगर बात की जाए, जो आज सुबह से मार्केट का आगाज़ हुआ तो 39,000 से जो उसकी ओपनिंग हुई है और अनफॉर्चुनेट मार्केट जो है वो 107 पॉइंट्स की हमने कमी देखी। वी होप कि दिन गुजरता जाए मार्केट में शायद प्लस के पॉइंट्स आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट फिर मार्केट ने जो है वो -1 पॉइंट्स का एक पीक पे आकर उसने दोबारा ये अपनी उसमें कमी का इजाफा कमी देखी हमने उसके पॉइंट्स में। उसके बाद दूसरे सेशन में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशंस आएँ, पॉजिटिव पॉइंट्स का इजाफा देखने में आए, लेकिन क्लोजिंग के वक्त भी हमने मार्केट में 155 पॉइंट्स की कमी देखी। तो आज के अगर मैं KSE 100 इंडेक्स की बात करूं, जो क्लोजिंग लेवल आया मार्केट का वो 39,000 आया है, जिसमें हमने देखा कि 134 पॉइंट्स की कमी। उसके बाद KSE 30 की बात करूं, KSE 30 इंडेक्स की, तो उसमें 22,509 की क्लोजिंग हुई है, जिसमें 121 की कमी देखने में आई। और ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूं तो उसमें उसकी जो क्लोजिंग है वो है 26,049 और उसमें ओवरऑल जो कमी आई है वो 53.15 की कमी देखी। ये तो आज की क्लोजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए। नाउ लुक फॉर वॉल्यूम मिलियन शेयर। KSE 30 का जो वॉल्यूम मिलियन शेयर है वो है 57.89 मिलियन शेयर्स, KSE 100 का 73.20 मिलियन शेयर्स और ऑल शेयर्स जो हैं वो 165.96 मिलियन शेयर्स। ये मिलियन शेयर्स की हमने बात कर ली। अब उन कंपनीज़ की बात करते हैं जो कंपनीज आज जो है वो बिज़नेस के हवाले से ऑब्जर्व रहीं। टोटल कंपनीज़ थी हमारे पास जो आज हमने ऑब्जर्व करी वो 321 थी, जिसमें इंक्रीज़ हुआ है 137 कंपनीज़ का, डिक्रीज़ आया है 166 कंपनीज़ का, एंड देयर इज़ नो चेंज इन 18 कंपनीज़, दे आर इन स्टिल न्यूट्रल। नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर टॉप वॉल्यूम लीडर्स, जो कंपनीज आज की टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहीं। बाइको पेट्रोलियम 18.90 मिलियन शेयर्स से नंबर 1 पे रही। एग्रीटेक लिमिटेड 14.15 मिलियन शेयर्स। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो 10.53 मिलियन शेयर्स। TRG पाकिस्तान लिमिटेड 6.94 मिलियन शेयर्स। पाक इलेक्ट्रॉन 6.83 मिलियन शेयर्स। ये आज की रिकॉर्ड हमारे पास आया है। अब मैं बात करता हूँ उन कंपनीज़ की जो टॉप गेनर्स रहीं, यानी आज वो कंपनीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि आज वो अपने बिज़नेस के हिसाब से सर फहरिस्त रहीं। सबसे पहले बात करूँगा रफ़ान मेस का, जिसकी कंपनी के शेयर्स में 251 प्राइस का इजाफा देखा। फ़िलिप मॉरिस में 72.12 रुपीज़ का हमने इजाफा देखा। पाक टोबाको में 55, पाक सर्विसेज में 34 और अरखोमा पाक में 19 का हमने इजाफा देखा। ये वो कंपनीज हो गए जिसके प्राइस शेयर्स में जो है उसके इजाफा हुआ है, जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया अभी। और अब मैं बात करूंगा उन कंपनीज की जो टॉप लूजर्स रहीं। तो टॉप लूजर्स में बाटा पाकिस्तान 175.10, जिसकी जो हमने देखा कमी देखी उसके प्राइस शेयर में। हिनो पाक मोटर्स में 47.13। सिमेंस पाकिस्तान जो है वो अब पहले टॉप 5 लूजर्स में नहीं था, अब जो है वो आज हमने देखा कि आज उसका नाम 3rd नंबर पर लिखा हुआ है। कॉलगेट पामोलिव 19.99 के हिसाब से कमी रही और एवेंटेक्स में 18.90 की हमने कमी देखी। ये वो कंपनीज हो गई जो टॉप थी और जो लूज़र्स थी, जिसके प्राइस शेयर्स में कितनी फ्लक्चुएशन हुई, क्या होगा और इस कंपनीज़ के बारे में और अभी मार्केट के हम और बहुत कुछ डिस्कस करना है आज मार्केट के हवाले से, क्योंकि आज भी मार्केट हमने देखा कि लॉस में रही और कल फ्राइडे की क्लोजिंग भी आई जो थी वो उसमें भी हमने कमी दिखी थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन अब और डेवलप हो गए हैं और डिस्कशन करनी है इस हवाले से। ये तो हमने सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स बात कर ली जो आज कैलकुलेटेड हुई कराची स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हमने जो निकाली है कैलकुलेशन के
बाद अब मैं जो डिस्कशन करूंगा प्रोग्राम में, जो जिन चीज़ों पे बात की जाएगी, वो सबसे पहले टेक्सटाइल क्लोथिंग एक्सपोर्ट डाउन 7%। क्या वजूहत थी, कौन से फैक्टर से, किन वजूहत की बिना पर 7% का डाउन देखने में आया है। मनी मार्केट के हवाले से बात होगी जिसमें बैंक इन्वेस्टमेंट फॉल, वाई बैंक इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन फॉल, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। SBP पे बात होगी, SBP इशू एक्सचेंज कंपनी मैनुअल 2016, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। NAPRA लाइक टू अप्रूव ₹2.335 पर यूनिट रिफंड, इस पर डिस्कशन होगी। पावर डिस्कस गवर्नमेंट चेंज मोड ऑफ सेल ऑफ, वाई इज इट। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फर्टिलाइजर इंपोर्ट कॉस्ट टू बी पास्ड ऑन फार्मर्स, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होगी। और आपको फैक्टर्स बताएंगे, क्या परफॉर्मेंस रही मार्केट की और क्या सूरत हाल रही। एक्सपर्ट हमेशा हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, वो आप ही लोगों के लिए होते हैं ताकि आपको जो मार्केट की इवोल्यूशन है, जो परफॉर्मेंस है और मार्केट का जो एनालिसिस है, वो ताकि आप तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। और जो चेंजेस आने वाली हैं, जो चेंजेस हो रही हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, जो चेंजेस हमें दिख रही हैं या शायद हों, और क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आने वाले दिनों में, उस हवाले से हमें ज्वाइन किया है एहसन मेहंती साहब ने, और वो CEO हैं हारिफ हबीब कमोडिटीज को। सर वेलकम टू द शो। सर, आज का आपने देखा मार्केट की सूरत हाल, फ्राइडे की मैं बात करूं तो उसमें भी हमने 155 पॉइंट्स की कमी देखी। एक्सपेक्ट कर रहे थे मंडे है, आगाज़ जो है वो इजाफा हो मार्केट में, जो क्लोजिंग आई अनफॉर्चुनेट वो भी हमारे पास नेगेटिव में आई। व्हाट डू यू थिंक कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हुए हैं आज? देखिए, आई थिंक कि प्रेशर जो है पूरे सेशन में रहा है, और इसकी वजह एक ये भी है कि कुछ हमने देखा कि क्रूड प्राइसेस जो हैं कोई $43 की तरफ जो है पर बैरल की तरफ चले गई। ज़्यादातर प्रेशर जो है हमने ऑयल स्टॉक्स में देखा है। ऑयल स्टॉक सारे मोरलेस नेगेटिव क्लोज में हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़ाहिर गिरती हैं तो ऑयल सेक्टर का जो आउटलुक है वो वीक हो जाता है। एंड आई बिलीव कि मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त प्रेशर देखा जा रहा है ऑयल स्क्रिप्स की वजह से। बाकी मार्केट के अंदर भी जो है वो थोड़ा सा जो है बेरिस स्पेल आ गया। सर, ग्लोबली जो हमने रिज़ल्ट देखा वो 0.34 नेगेटिव परसेंटेज देखी है। ऑयल की आपने बात करी, और डॉलर 44.04 जो ग्लोबली हमने पर बैरल देखा, ये रिकॉर्ड आया है। तो 0.34 का परसेंटेज जो है ग्लोबली रिकॉर्ड किया है। इज़ इट गुड और बैड, मतलब ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है ऑयल के, आप समझते हैं सेक्टर में? देखिए, आई थिंक कि प्रेशर जैसे ही ऑयल प्राइसेस में आता है, जो भी नेगेटिव हो या 2-4 दिनों से हमने देखा था कि ये $46 से जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो उस लेवल पर सस्टेन कर रही थी। मार्केट रिकॉर्ड हाई जो है ये ऑल टाइम हाई हमने $46 पे देखा था। बस जाहिर है ऑयल प्राइसेस अगर 46 से 43 की तरफ आएंगी तो ये तकरीबन 7-1% का डिप्रिसिएशन हो जाता है, और फिर जाहिर है हमने ऑयल स्टॉक्स के अंदर भी कुछ डिप्रिसिएशन देखा 1-2% का। अब ये है कि प्रेशर ऑयल स्टॉक्स में इस वक्त देखा जा रहा है, और इसकी वजह यही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, उसके अंदर दोबारा से कमी आना शुरू हो गई है। और इन्वेस्टर्स जो है वो अब देख रहे हैं कि कब ये क्रूड प्राइसेस दोबारा बढ़ें और ऑयल सेक्टर के फंडामेंटल्स थोड़े से बेहतर हों। साथ में ये अर्निंग सीजन भी है, और आई बिलीव कि अर्निंग सीजन के अंदर अच्छा अगर अनाउंसमेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट वीक से या इसी वीक के अंदर, तो आई बिलीव कि मार्केट के अंदर दोबारा से जो है बुलिश रैली देखी जा सकती है। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑयल सेक्टर है, ठीक है, उस पर की जो कंपनीज हैं ऑयल की, जो शेयर है, आप उसको क्या देखते हैं? आने वाले दिनों में ऑयल का शेयर इंक्रीज़ पे जाएगा, डिक्रीज़? क्योंकि सर अभी जो मार्केट की अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है कि आने वाले दिनों में और अगस्त में प्रॉब्लली मार्केट जो है 39 तक क्रॉस ना करे। लेकिन हम लोग अपना ये एनालिसिस कर रहे थे कि अब हम मार्केट को 40 प्लस जाता हुआ देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मार्केट को अफेक्ट करेगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि अगर ये इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल मार्केट में इंटरेक्ट करती है तो हम मार्केट 40 प्लस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट थोड़ा सा हमने देखा था कि जो डेडलॉक हुआ था, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अनसर्टेनिटी देखी गई थी, कुछ हमने ज़ाहिर है यहाँ पर कुछ अरेस्ट भी हुए थे कोई पॉलिटिकल लीडर्स के। आई बिलीव कि उसकी वजह से एक मार्केट के अंदर प्रेशर ज़रूर आया था, बट जाहिर है वो प्रेशर इस वक्त अभी थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है। अब मार्केट अपने फंडामेंटल पे चल रही है। 200-250-300 पॉइंट का करेक्शन जो है वो हमने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट थोड़ा सा जब वो थोड़ा नॉइज़ डेवलप हुई थी तो ज़ाहिर प्रेशर मार्केट में देखा था, बट इस वक्त कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। आई थिंक फंडामेंटल्स पे मार्केट लॉन्ग रन के अंदर या शॉर्ट टर्म में इवन अब इस वक्त ट्रेड करेगी। फंडामेंटल्स मार्केट के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टी बिल्स हमने देखा था कि लास्ट वीक उसकी यील्ड्स गिरी हैं।
आई बिलीव के अर्निंग अनाउंसमेंट्स कुछ सेक्टर्स के जिसमें ऑटो आता है, सीमेंट आता है, बैंकिंग सेक्टर भी आता है, जिसके अंदर रिकॉर्ड रिजल्ट जो हैं वो इस बार भी जो है वो अनाउंस होने हैं, अच्छे पे आउट्स आने हैं। तो आई बिलीव मार्केट में टर्न अराउंड जो है इमिनेंट है, प्रोवाइडेड ये है कि जो फर्टिलाइज़र प्राइसेस हैं या जो क्रूड प्राइसेस हैं उसके अंदर इंटरनेशनली थोड़ा सा रिबाउंड आ जाए। तो बहरहाल मार्केट में बाकी चीज़ें फिक्स हैं। ओके, मार्केट में बाकी चीज़ें फिक्स हैं। सर, टेक्सटाइल क्लोथिंग एक्सपोर्ट डाउन बाय 7%, और ये जो वजह लिखी हुई है कि एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग ड्रॉप बाय more than 7% to $12.46 billion in the outgoing fiscal year 2015 to 2016 from $13.45 billion a year ago, the Pakistan Bureau of Statistics said on Friday को उन्होंने ये बात बोली है कि 7% पे जो है ये टेक्सटाइल और क्लोथिंग की एक्सपोर्ट डाउन हुई है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये 7% पे डाउन गई है? देखिए, टेक्सटाइल स्टॉक्स में तो इस वक्त बुलिश रैली चल रही है। पिछले 3-4 दिनों से जो है वो हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस हैं वो दोबारा से जो है वो रिबाउंड हुए हैं। अपने लो से तकरीबन 25% का इजाफा है कॉटन प्राइसेस में। इंटरनेशनल कॉटन भी देख लें या लोकल कॉटन प्राइसेस के अंदर जो अप्रिसिएशन है वो बहरहाल टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक बुलिश रैली लेकर आ गई है। अब तेज़ी देखी जा रही है इस सेक्टर के अंदर, बट सर्टनली आपकी बात सही है कि एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो वीक हैं, और ज़ाहिर है एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है रहेगा। कुछ गवर्नमेंट ने मराते भी दी हैं, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एक्सपोर्ट्स के लिए जो है। स्पेशल पैकेजेस जो हैं बजट में अनाउंस में। आई बिलीव के लॉन्ग रन के अंदर इस सेक्टर के अंदर हमें अब तेज़ी नज़र आती है। एक्सपोर्ट नंबर्स गिर गए, काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस देखी गई, बट टर्न अराउंड जो है वो राइट अराउंड द कॉर्नर नज़र आ रहा है। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने डेवलप की है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, वेयर इज़ द लैकिंग ऑफ द, मतलब उनको अभी ज़रूरत है कि इस पर डेवलपमेंट करे कुछ फिस्कल पॉलिसी, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी रिलेट कर रही है। और दूसरी बात ये है कि जो बिजनेसमैन है दे वांट के एक्सपोर्ट्स में जो टैक्सेशन है, जो बैरियर्स हैं उसको कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की जा सके। इस पर आप मुझे ज़रा बताइए कि इस पर कितनी वर्किंग की ज़रूरत है अभी? देखिए, फिस्कल फ्रंट पे अगर देखा जाए तो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फेडरल बजट डेफिसिट जो है वो हमने देखा है 4.3% को क्रॉस किया था, और आई थिंक कि आने वाले वक्तों में जो इसके टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करना है। ये चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा स्टेट एंटरप्राइजेज ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा गवर्नमेंट का लग रहा है। तो और फिर साथ में हमने देखा है कि सीपेक की मद में जो है हमें कुछ डेवलपमेंट फंड जो मिले हैं या फिर जो पैसा पाकिस्तान में आ रहा है वो एक ज़ाहिर है एक बहरहाल गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहा है कि उसको भी सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। बट आई थिंक कि फिस्कल फ्रंट जो है वो हमेशा एक चैलेंज रहा है। गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा करप्शन को भी देखे और फिर साथ में जो है वो देखे कि इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करे। फिस्कल बैलेंस जो है वो जितना मेंटेन होगा बेहतर होगा, उतना अच्छा हमारा इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है वो हमें वक्त के साथ नज़र आएंगे। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट रेट हमारा 2 हफ्ते बाद या अगले महीने पाकिस्तान पे किस पोजीशन पर होगा? देखें, आई बिलीव के पॉलिसी रेट इस वक्त कोई 5.7% के करीब है। आई थिंक कि ये जो हमारा CPI इन्फ्लेशन लास्ट रिकॉर्ड हुआ है वो तकरीबन 2.85 का हुआ है, और फिर ज़ाहिर है एनुअल इन्फ्लेशन तकरीबन 3.2% की है। ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि गैप काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो 2.8 की इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन पर अगर हम 5.7 का अगर हम डिस्काउंट रेट देखें तो वो ऑलरेडी डबल है हमारी इन्फ्लेशन से। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है स्टेट बैंक के पास कि वो पॉलिसी रेट के अंदर जो है कोई मेजर कट लेकर आए। और ज़ाहिर है कुछ फ्रंट पे तो जो है SBP ने हेल्प की है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट्स काफ़ी कम कंपैरेटिवली जो है वो देखे गए हैं डिस्काउंट रेट से जो है। बट आई बिलीव कि कोई गुंजाइश इस वक्त है, मौजूद है। बट ज़ाहिर है कुछ कंसर्न्स भी हैं कि जो रेमिटेंसेज हैं हमारे वो ज़ाहिर है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से जो है जो उसकी ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। बहरहाल रेमिटेंसेज जो हैं वो रिकॉर्ड हाई पर हैं। बट जो रेमिटेंसेज हैं अगर उसको हमें बढ़ाना है तो ज़ाहिर है हमें अगर बेहतर रिटर्न्स अगर हम उन रेमिटेंसेज को देंगे तो वो फिर हमें देखा जाएगा कि वो हमारी करेंसी भी स्ट्रेंथन होगी इससे। और फिर ज़ाहिर है जो इन्वेस्ट करने वाली रेमिटेंसेज हैं वो आई बिलीव कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आना भी शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट के पास काफ़ी इस वक्त चैलेंजेस हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर के इस वक्त जो है वो पॉलिसी रेट को अगर बहुत मैसिवली अगर कट कर दिया तो रेमिटेंसेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है।
सर करेंसी रेट की आपने बात करी, करेंसी पाकिस्तान तो डीवैल्यूट हो रही है डे बाय डे, इस पे क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए? रिसेंटली अभी ईद भी गुजरी है, ईद पे नए नोट भी जारी हुए हैं, तो ऐसी कौन सी पॉलिसी को जो है कंडक्ट किया जा सके कि अगर नए नोट जारी हो रहे हैं तो पुराने को डिस्ट्रॉय कर सके ताकि स्टेबल हो सके हमारी करेंसी है। और आने वाले दिनों में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अभी मेरे ख्याल से जो हमने हमारे ज़राए जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब 10 का नोट भी की जगह 10 का सिक्का भी जारी करने का सोच रही है गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है कि कितना हेल्दी रहेगा या नुकसानदेह रहेगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक के लिए और पाकिस्तान के लिए? देखिए, आई थिंक कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जो करेंसीज़ को, पुरानी करेंसीज़ को नई करेंसी के साथ स्टेट बैंक का रोल क्या होगा इसमें? बट स्टेट बैंक आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा काम जो स्टेट बैंक की तरफ से हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है हमारा वो एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूव हो जाए, फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूव हो जाए। उसके लिए कुछ मराहतें या कुछ डिसीजन स्टेट बैंक के कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि अगर पॉलिसी रेट के अंदर मेजर चेंज आता है, यानी कि कट होता है मेजर, तो ज़ाहिर उससे इन्वेस्टमेंट के जो एवेन्यूज़ हैं वो खुल जाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। और ज़ाहिर है जो जिन्होंने लोन पे लिया हुआ होगा, लेवरेज कॉस्ट होगी उन इंस्टीट्यूशंस की जो लिस्टेड सेक्टर भी है या फिर जो ऐसी कंपनी जो इस वक्त हर्डल्स में हैं, लेवरेज हर्डल्स में, उनके हर्डल्स कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। तो आई थिंक ये चैलेंज रहेगा। इकोनॉमिक टारगेट्स भी हैं, फिर साथ में जो है वो पॉलिसी रेट को कट जो है वो करने का एक फ़ैसला है, वो भी एक चैलेंजिंग फैसला है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो हायर साइड पर रहनी चाहिए। इकोनॉमिक फंडामेंटल ज़ाहिर है हमारे रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये एक बहुत इंप्रेसिव बात है कि $23 बिलियन जो है पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो जमा कर गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो आई बिलीव कि फिजिकल जो मॉनेटरी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इस वक्त नज़र आ रही है और काफ़ी रूम है कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है वो ग्रोथ लाई जा सके मुल्क के अंदर। बिसाइड्स फिस्कल पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, बट पॉलिसी रेट जो है उसके अंदर अगर कोई मेजर कट आ जाता है तो ज़ाहिर है उससे हमारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कैपिटल मार्केट के हवाले से मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। SEC ने एक आर्टिकल पोस्ट किया था, उसने कहा कि कैपिटल मार्केट आर स्टिल नॉट पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कहाँ पर लैकिंग है, कहाँ पर ये बात इस तरह से बोली, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कहाँ गुंजाइश मौजूद है आप समझते हैं? देखें, कुछ फिगर्स हैं, ग्लोबली फिगर्स हैं कि US की जो है 1/3 पॉपुलेशन इस वक्त जो है वो कैपिटल मार्केट के साथ एसोसिएट हो चुकी है। फिर इसके अलावा इंडिया के अंदर जो है ये फिगर 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो इस वक्त कैपिटल मार्केट के साथ एसोसिएट हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मार्केट में 2.5-3 लाख इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त उनके UIN रजिस्टर हुए हैं। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ज़ाहिर मार्केट के अंदर या फिर पॉपुलेशन को हमने बहुत ज़्यादा इस कैपिटल मार्केट का रुख देना है और फिर ज़ाहिर है उससे 2-4 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि मार्केट के जो मल्टीपल्स है वो इम्प्रूव होंगे। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो ज़ाहिर दूसरे एवेन्यूज़ के अंदर अपना सेल ऑफ शेयर्स को करके और जो ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि अच्छी वैल्यूएशन हो जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो FDIs हैं पाकिस्तान का वो जो अभी इस वक्त फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आता है वो FDI के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक कि कैपिटल मार्केट का इस वक्त जो लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं वो बढ़नी चाहिए। ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा इकनॉमी में हमारी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो आई बिलीव कि कैपिटल मार्केट की यूटिलाइजेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है और ज़ाहिर है जितनी पॉपुलेशन को हम इस मार्केट के अंदर लेकर आएँ वो कम है। इस वक्त हमारे पास गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, 200 मिलियन पॉपुलेशन है, 2.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। आई बिलीव कि इसको अगर 1/4 भी अगर हमारी पॉपुलेशन एसोसिएट हो जाती है तो 50 मिलियन इन्वेस्टर मार्केट के अंदर अगर आ जाएंगे तो हमारे मल्टीपल्स भी जो है वो यहाँ से कोई डबल या ट्रिपल जो है जो यूजुअली हम डेवलपिंग मार्केट्स में या दीगर इमर्जिंग मार्केट्स में देखते हैं वो हमें नज़र आएंगी। तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा रोल कैपिटल मार्केट्स ने प्ले करना है और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है उन लोगों के लिए, हमारे लिए जो कैपिटल मार्केट की मार्केटिंग करते हैं। कैपिटल मार्केट की जो मार्केटिंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से इस चीज़ को हाईलाइट करें। एहसन साहब, गुफ्तगू आगे जारी रखेंगे, ब्रेक लेंगे यहाँ पर। सो आपने देखा कि ज़बरदस्त बात की कैपिटल मार्केट के हवाले से इन्होंने और बताया कि कहाँ पर लैकिंग है, कहाँ पर काम की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स नहीं है और इन्वेस्टर्स चाहिए ताकि मार्केट को हम ज़्यादा और हेल्दी कर सकें। सो यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। कैपिटल मार्केट के हवाले से बात हो रही थी और आपको बहुत अच्छी सजेशन दे रहे हैं। जी एहसन साहब, ओवर टू यू। कैपिटल मार्केट के हवाले से आप बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट, और आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है, तो इस हवाले से और बताइएगा कि
देखिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी अगर हम देखा जाए तो ज़ाहिर है डिविडेंड यील्ड जो हमारी कोई 6-7% जो डिविडेंड यील्ड इस वक्त चल रही हैं, ये आई बिलीव कि ये पूरी दुनिया के अंदर इतनी बेहतरीन डिविडेंड यील्ड नहीं देखी जाती। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं इतना अच्छा पे आउट नहीं देती हैं, ऐसी रेगुलेशंस नहीं है उनकी मार्केट्स के अंदर के जहाँ पर इनक्रेज किया जाए डिविडेंड पे आउट को। तो पाकिस्तान मार्केट जो डिविडेंड पे आउट देती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ है जिसकी रेंज अगर देखा जाए तो 13 से 14% भी डिविडेंड यील्ड्स कुछ कंपनीज में देखी जा रही है, कुछ में कम परसेंटेज 1-1.5% देखी जा रही है। पीटीसीएल ने कैश डिविडेंड जारी किया है। एग्जैक्टली तो जो कंपनी जो है ₹1.25 कमाती है वो ₹1 अगर दे दे फॉर एग्जांपल अगर वो कोई एक सर्टन प्राइस पर, तो आई बिलीव कि डिविडेंड यील्ड की एक रेंज है 2% से लेके 13% तक। और अगर हम एवरेज देखें तो 7-8% की डिविडेंड यील्ड जो इस मार्केट में देखी जाती है, ये आई बिलीव कि पूरी दुनिया में इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड्स नहीं। और इसकी वजह है कि वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं वो मार्केट के अंदर MSCI इंडेक्स ज़ाहिर है जो कंपोज करती है और जिन कंपनीज़ को, उसमें ज़ाहिर है स्पेशली हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आती है और ज़ाहिर इन्वेस्टर को पता है कि कुछ चंद सालों में 7-8-9 सालों के अंदर वो पैसा हमारा पाकिस्तान से वो वापस जो है वो ले जा सकते हैं डिविडेंड यील्ड की फॉर्म में। या फिर अगर लोकल इन्वेस्टर्स हैं तो उनको पता है कि ज़ाहिर है ये जो डिविडेंड यील्ड्स हमें मिलती हैं कैपिटल मार्केट में ये 8-9% जो है कोई इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट इनकम से जो है बेहतर यील्ड नज़र आती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट के कौन से सेक्टर्स में आने वाले दिनों में आप उसको ज़्यादा एक्टिव देख रहे हैं? अब जो डेज़ आने वाले हैं या नेक्स्ट वीक है, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं आपको? देखें आई थिंक कि इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी मार्केट में जो प्रेशर आता है उसमें ऑटोज़ या सीमेंट सेक्टर हो या फिर उसके बाद फार्मा सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर भी जो है दोबारा हमने देखा है कि आज काफ़ी ज़्यादा उसने सपोर्ट किया है मार्केट में। ये 4 सेक्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं। कोई भी प्रेशर आता है इंटरनेशनल मार्केट की वजह से आता है, क्रूड प्राइसेस की वजह से आता है, आई बिलीव ये सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ में हमने ये भी देखा है कि जो ग्लोबल कॉटन प्राइसेस के अंदर अभी रिसेंटली सर्ज आया है, कोई 20% बढ़ गई हैं पिछले कुछ 3-4 हफ्तों में। आई थिंक कि इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि मार्केट में दोबारा से जो है वो टेक्सटाइल स्टॉक्स के अंदर जो है वो रैलीज देखी जा रही हैं टेक्सटाइल में। ठीक है, अच्छा एक और न्यूज़ जो मैंने शुरू में आपको हाईलाइट करके बताई थी, मैं दोबारा उसको पढ़ के बताऊं और उस पर मैं इनकी यासन साहब की राय लूँगा कि ये इस पर क्या और मज़ीद गुंजाइश है। पावर डिस्कॉस की मैंने बात की थी, गवर्नमेंट चेंज मोड ऑफ सेल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हैज़ चेंज द मोड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज discuss and initiate the process through initial public offering IPOs by listing of shares of Faisalabad Electric Supply Company FESCO and Islamabad Electric Supply Company LESCO on the Pakistan Stock Exchange। सर शुरू में आपने इस हवाले से बात की थी IPOs के हवाले से, तो आप इस पे बताएं कि गवर्नमेंट ने जो है ये चेंज मोड ऑफ सेल ऑफ किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए आई थिंक कि अच्छा डायरेक्शन है कि वो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो अंडर परफॉर्म कर रही हैं उनकी लिस्टिंग जो है वो पहले की जा रही है पावर सेक्टर में। और आई थिंक कि जो कॉमन इन्वेस्टर है वो देखेगा कि जो प्राइसेस हैं इनिशियली जो है वो कम होंगी इन्हीं शेयर्स की जब ये लिस्ट होंगे, और फिर लॉन्ग रन के अंदर जब इनमें टर्न राउंड आएगा, प्राइवेटाइज तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट जैसे ही पब्लिक हैंड्स में ये जाएंगी तो ज़ाहिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और फिर ज़ाहिर है लॉन्ग रन के अंदर इनकी प्राइसेस जिस तरह बाकी कंपनीज लिस्टेड हैं वो कंपनीज जो हैं वो भी आउट परफॉर्मेंस देना शुरू कर सकती हैं। वो कंपनीज जिनके रिसीबल्स होते हैं गवर्नमेंट से, या वो कंपनी जो गवर्नमेंट ओन करता है बट वो कंपनीज जो हैं वो नियर टू बैंकरप्सी होती हैं, आई बिलीव कि अगर उनको लिस्ट कर देते हैं हम तो उनकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। तो आई थिंक कि कुछ मेजर्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट को लाने के। एक तरीका ये भी है कि पब्लिक ओनरशिप दे दी जाए उन ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इस वक्त स्टेट ओन्ड है। तो आई थिंक ये अच्छी डायरेक्शन है, ये अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट। जितने जो है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं अंडर परफॉर्मिंग, अगर उनको लिस्ट कर दिया जाए तो उनकी ओनरशिप जो है वो बेहतर हो जाती है, उनकी ओनरशिप के अंदर जो है वो पावर आ जाता है। आई बिलीव कि वो कंपनीज आउट परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। तो आई थिंक कि अच्छा डायरेक्शन है। और फिर जाहिर है जिनके ये असेसमेंट हैं कि बहुत सारे रूट्स होते हैं प्राइवेटाइज करने के भी, बहुत सारे रूट्स होते हैं कि ओनरशिप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी सेल किया जाए, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आई थिंक ये अच्छा तरीका है कि IPO आप कर दें और फिर उनको पब्लिक हैंड्स में दे के ओनरशिप को जो है ओनर्स को जो उसके या मैनेजर्स जो हैं उसके उनको ज़्यादा अच्छे मैनेजर्स जो हैं उस कंपनी के लिए लेकर आया जाए और फिर ज़ाहिर उन कंपनीज़ का इस हिसाब से टर्न अराउंड हो सकता है।
ठीक है सर, कुछ एशिया मार्केट की मैं बात करता हूँ। पहले अपने व्यूवर्स को बता दूँ कुछ चीज़ें एशिया मार्केट के हवाले से। एशिया डॉग की जो मार्केट है उसकी अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ तो वो 0.60% पे इंक्रीज़ रही। जापान निकाई 225 पे जो 225 उनका इंडेक्स है वो डिक्रीज़ रहा 0.04% पे। हैंगसेंग 0.13% पे इंक्रीज़ रहा। शंघाई 0.110% पे इंक्रीज़ रहा। सेंसेक्स इंडेक्स जो है वो 1.02 पे इंक्रीज़ रहा और सिंगापुर 0.44 पे डिक्रीज़ रहा। एशिया मार्केट की सब मैं बात करूं तो परफॉर्मिंग मार्केट के हवाले से श्रीलंका इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट, काफ़ी बेस्ट मार्केट रही काफ़ी अरसे से। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन से फैक्टर्स थे, कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से श्रीलंका मार्केट जो है वो बेहतर रही? और आप पाकिस्तान मार्केट को अगर श्रीलंकन मार्केट से कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंशिएट है? देखिए, आई थिंक कि आई बिलीव कि एमर्जिंग मार्केट श्रीलंका तो नहीं है इस वक्त, और पाकिस्तान मार्केट अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ आई बिलीव के श्रीलंकन मार्केट के अंदर तो ऐसा जितनी नहीं नज़र आ रही, बट और पॉपुलेशन भी ज़ाहिर है पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान एक सुपर पावर जो है, उसके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान की रही है, एक एटॉमिक पावर है, और फिर आई बिलीव के जो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं या पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिसमें एग्री कमोडिटीज़, राइस देख लें अगर आप, या मिल्क प्रोडक्शन देख लें, कॉटन प्रोडक्शन देख लें, उसमें ज़ाहिर टॉप 5 के अंदर रैंकिंग पाकिस्तान की आती है। तो ग्रोथ तो पाकिस्तान की आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, बहरहाल श्रीलंकन लिटरेसी रेट पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा हमें इस वक्त, ज़ाहिर है वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है, पाकिस्तान में 30-40% है। तो आई बिलीव कि उस हिसाब से आर्टिकल पब्लिश हो जाते हैं और पोस्ट कर दिए जाती हैं चीज़ें सोशल मीडिया पर भी, न्यूज़पेपर पर भी, तो जो रैंकिंग आती है उस हवाले से मैंने क्वेश्चन डेवलप किया। मेरा सवाल ये था कि श्रीलंका मार्केट को अगर हम देखें तो वो उनको क्यों परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट कहा गया, क्या ऐसे फैक्टर्स थे? आई डाउट कि श्रीलंकन मार्केट जो है कोई बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। अगर आप ब्राज़ील, अर्जेंटीना की बात करें तो आई बिलीव कि हाँ, उनकी परफॉर्मेंस अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से कंपेयर करें तो थोड़ी सी बेहतर हो गई है, बट 19% माशाल्लाह पाकिस्तान मार्केट भी 5th एशियन जो है वो न्यूज़पेपर्स आए उसमें 5th एशियन मार्केट कहा गया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी उसमें आई। मेरे हिसाब से तो नंबर 1 मार्केट की परफॉर्मेंस है टू डेट। अगर 19% अगर हम रिटर्न देखें तो किसी एशियन मार्केट का 19% रिटर्न नहीं है। तो आई बिलीव कि नंबर 1 मार्केट जो पाकिस्तान मार्केट है वो आई बिलीव इस ईयर उसका रीज़न यही है कि जो हमें गवर्नमेंट का या जो हमारे इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हुए हैं, या जो हमारी कंपनीज की आउट परफॉर्मेंस देखी गई है, जो हमें MSCI स्टेटस मिला है फ्रॉम एमर्जिंग मार्केट स्टेटस फ्रॉम द रेटिंग एजेंसी, आई बिलीव जो हमने डेवलपमेंट IMF के साथ कैरी की हैं पिछले चंद सालों में, जो पैसा हमें IMF से मिला है, और फिर ज़ाहिर है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने दिखाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो इन्फ्लेशन हम कवर कर रहे हैं, जो हमारी डिस्काउंट रेट नज़र आ रहे हैं 48 ईयर लो, आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें जो हैं अनप्रेसिडेंटेड हैं, और फिर इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का इसमें जो है वो हाथ है। और आई थिंक कि इस तरह से अगर प्रोग्रेस चलती रही तो आई बिलीव कि हमारी जो स्ट्रेंथ और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और एशियन टाइगर इवेंचुअली हमने बनना है। सर, एशियन टाइगर का तो हमको वैसे ही पोस्ट मार दिया उन्होंने। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो अभी मार्केट चल रही है उसमें आप कहीं हेल्दी करेक्शन देखते हैं, कोई ड्यू तो नहीं है? देखिए, आई थिंक कि ऑयल प्राइसेस पर है। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल प्राइसेस दोबारा $26 की तरफ चली जाती हैं 44 से, तो आई बिलीव कि मार्केट में 20-30% करेक्शन आ सकता है। बट अगर ऑयल प्राइसेस 43 डॉलर इस वक्त चल रहा है, उससे अगर $60-70 पे चले जाएं तो यहाँ से 20-30% मार्केट बढ़ सकती है। तो इन्फ्लेशन रेट डिस्टर्ब नहीं होगा ऑयल प्राइस इंक्रीज पे जाते? देखिए, इन्फ्लेशन तो जो टारगेट थे स्टेट बैंक के वो 6% के थे, हम इस वक्त चल रहे हैं 3% पर। तो स्टेट बैंक का टारगेट जो है 300 बेसिस पॉइंट से बेहतर जो है हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो जाहिर है क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, आंसर इज येस। बट जाहिर है वो कंपनीज जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, और आप अगर सिर्फ इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स बढ़ जाएगी अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो। सही। सर, गोल्ड की मैं बात करूं, लास्ट न्यूज़पेपर में भी 3 दफ़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ और गोल्ड रिमेन डिप्रेस एंड डल ऑन इनसिग्निफिकेंट बाइंग पर बात की गई है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि गोल्ड को लेकर इतनी डिस्कशन हो रही है, गोल्ड का क्या आप देखते हैं? देखिए, लास्ट क्वार्टर US डॉलर एज अ करेंसी उसका बहुत इम्प्रेसिव गेन जो है हमने डॉलर में देखा है।
लेकिन उमूमन ये होता है कि जब डॉलर गेन करता है तो कमोडिटीज़ में करेक्शन देखा जाता है। यही वजह है कि जो $52 तक जो है वो चले गया था ऑयल, या 1380 या 90 तक जो है गोल्ड चला गया था। उसके बाद उसमें प्रेशर आना शुरू हुआ पिछले क्वार्टर के अंदर, जो हमने देखा है कि डॉलर की स्ट्रेंथनिंग भी है। ब्रेक्जिट के बाद जो है डॉलर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आया। उसके बाद फिर हमने देखा कि शॉर्ट टर्म गोल्ड की प्राइस अप्रिसिएशन हुई, बट मीडियम टर्म के अंदर उसमें दोबारा से करेक्शन देखा जा रहा है, जो प्रोसेस जो है हमें आगे कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रहा है। कमोडिटी प्राइसेस लाइक गोल्ड या फिर उसके बाद हम ऑयल को देखते हैं तो उसमें हमेशा आने वाले वक्तों में प्रेशर इसलिए नज़र आ रहा है कि जो US इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आने वाले वक्तों में बढ़ेंगे, और अगर वो बढ़ते हैं तो डॉलर अप्रिशिएट करेगा। अगर डॉलर अप्रिशिएट करता है तो ज़ाहिर है करेंसीज़ के अंदर या कमोडिटीज़ के अंदर हम दूसरी जो है वो करेक्शन देखेंगे। सही सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पास्ट 5 एवरेज सेविंग rate on percentage of GDP in Pakistan was relatively low at the around 13.92% compared to 31.9% for India and Bangladesh. इंडिया की 31.9% और बांग्लादेश की 29.7%। ये परसेंटेज इन्होंने कैलकुलेट किए एवरेज सेविंग रेट से, कैपिटल मार्केट से रिलेट करते हैं। जीडीपी के हवाले से पाकिस्तान के लिए आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का जीडीपी जो इस वक्त कहाँ पे है, किस पोजीशन पर है, और आने वाले दिनों में आप जीडीपी 2 to 3 मंथ्स बाद कहाँ पर देखते हैं? देखिए, जीडीपी तो पाकिस्तान का ग्रोथ एक रेट हम देख रहे हैं, ये 4.5% का रेट था। अब ये ज़ाहिर है आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट का टारगेट 7% तक है। अब जीडीपी ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट के लिए ये रेट्स चैलेंजिंग होंगे। ज़ाहिर है जिस तरह से मैंने इंडिकेट किया कि जितना कम पॉलिसी रेट हो, जितनी स्ट्रॉन्ग फिस्कल पॉलिसी हो, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट ग्रोथ के अंदर करेंगी। तो ये गवर्नमेंट को इन पे स्टेप्स लेने हैं कि पॉलिसी रेट को कम से कम किया जाए, और ज़ाहिर है और गुंजाइश भी है। और फिर ज़ाहिर है फिर फिस्कल फ्रंट पे जितना ज़्यादा जो है गवर्नमेंट अच्छी यूटिलाइजेशन करती है अपनी इन्वेस्टमेंट की, डैम्स भी बन रहे हैं, दूसरा एजुकेशन पे भी खर्च किया जा सकता है, हेल्थ पे किया जा सकता है, और प्राइवेट सेक्टर को अगर मिला लें तो आई बिलीव कि अच्छे ग्रोथ जो है वक्त के साथ नज़र आ सकती है। अच्छा, ये बताइएगा जो आज मैंने इनिशियल जो है मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ के आप लोगों को बताए, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो आपका आज जो आपने देखा वो उसमें आपने देखा वो कैसा रहा पाकिस्तान का, जो आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो मैंने बताया? देखें, एक्सचेंज का वॉल्यूम बेहतर हो गया है, और आई थिंक कि ये जो लेवल्स पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि ये ट्रेडिंग कोई 150-160 मिलियन शेयर्स की एक दिन में हो रही थी, ये अब कोई 240-250 मिलियन शेयर की हो रही है। तो जाहिर है ये हमने कुछ वक्तों में 1 बिलियन शेयर की भी देखी थी, तो गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक कि इन्वेस्टर्स जितना मार्केट के अंदर आएंगे ये वॉल्यूम उतना बढ़ेगा, और फिर उसके बाद जाहिर है हमने ये भी देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी लोकल मार्केट में लाना है। उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर करें। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जब आएंगे तो जाहिर है मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स और बढ़ जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर सही होगा सर, फॉरेन इन्वेस्टर आने की कोशिश करेंगे, वो जो इमेज जाएगा पाकिस्तान का, अल्लाह ना करे कि अगस्त सितंबर में पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। इकनॉमिकल कंडीशन हमारे मुल्क की बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त, बड़ी जो है वो बिज़नेस हो रहा है, शेयर प्राइस भी कंपनीज़ के अच्छे जा रहे हैं, ट्रेडिंग लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है। मुझे आपसे ये पूछना है कि किन स्टॉक में मजीद बाइंग की गुंजाइश अभी बाकी है? देखिए, आई थिंक कि गुंजाइश इसलिए है कि मल्टीपल्स जो मार्केट के हैं वो 8-9 के मल्टीपल हैं, और ज़ाहिर है एमर्जिंग मार्केट जो दूसरी हैं, यानी कि दूसरी एमर्जिंग मार्केट जो हमारे साथ MSCI के इंडेक्स में आती हैं वो तकरीबन 17 के मल्टीपल से स्टार्ट हो रहा है। तो आई बिलीव यहाँ से डबल मार्केट या 2.5 टाइम्स अगर मार्केट जाती है तो आई थिंक कि ये एक ऐसा लेवल है मार्केट का कि जहाँ से हम अपने कॉम्पिटिटर्स से जाकर कॉम्पीट करेंगे। इस वक्त मार्केट काफ़ी अंडर वैल्यूड है, बट ज़ाहिर नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स कम है, जिसकी वजह से मार्केट अपनी प्रॉपर वैल्यूएशन पे नहीं जा रही। तो आई थिंक कि सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जिसके अंदर आउट परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, जिसमें सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, ऑटोज़ हैं। आई बिलीव इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करेंगे और ज़ाहिर वक्त के साथ इनकी अप्रिसिएशन देखी जाएगी। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी एक डिस्कशन किया था, और अभी एक जो हालात चल रहे हैं और जो शेयर होल्डर है जो स्टॉक के लिए बाइंग और सेलिंग कर रहा है शेयर्स की, वो ये समझ रहे हैं कि लोग जिस हिसाब से लोगों के पास शेयर्स पड़े हैं वो सेल कर रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो फॉरेन्स हैं वो हमारे शेयर ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। ये मैंने एक रिपोर्ट भी देखी। मुझे ये पूछना है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि अगस्त में आप मार्केट को कहाँ पर देख रहे हैं?
39 प्लस पर जाएंगे, या अगर लॉ एंड ऑर्डर मुल्क का डिस्टर्ब रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है तो हमारी मार्केट कितनी अफेक्टेड होगी, और खुदा ना खास्ता 2008 वाली सिचुएशन तो हम कहीं फेस नहीं करेंगे, मार्केट फ्रीज हो जाए? देखिए, आई थिंक कि ये जो है वो इस वक्त तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमें कोई इतनी ज़्यादा नॉइज़ नज़र नहीं आ रही है, बट जाहिर है अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर काम रहा, आई बिलीव कि आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। अगर ऑयल प्राइसेस के अंदर जिस तरह से मैंने कहा कि वो अगर बढ़ जाती हैं, और फिर अगर हमारे रिजल्ट्स जो हैं जो अभी इस वक्त अनाउंस हो रहे हैं, ये अगर बेहतर रिजल्ट्स आते हैं तो नई इन्वेस्टमेंट हम इमर्जिंग मार्केट में जब चूँकि जा चुके हैं तो जाहिर है वो हमें नई इन्वेस्टमेंट फॉरेन साइड पर जो है वो नज़र आएगी। तो अगस्त का महीना भी जाहिर है हमें बेहतर नज़र आता है, बट प्रोवाइडेड 2-3 चीज़ें जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक फंडामेंटल जो हैं अगर वो इंटैक्ट रहे तो जाहिर है मार्केट आउट परफॉर्मेंस दे सकती है। चलें सर, एहसन मेहनती CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटी से, और बहुत ज़बरदस्त बातें उन्होंने करी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करी अबाउट कैपिटल मार्केट पे, आने वाले दिनों में प्रेडिक्ट करके बताया कि मार्केट की क्या सूरत हाल रहेगी। और थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला, शो में आप आए, और होपफुली आप आते रहें, इसी तरीके से जो है वो सजेशन हमारे व्यूवर्स को देते रहें। जो सारी बातें आज हुई, ओवरऑल जो मार्केट में जो कमी हुई पॉइंट्स में, वो देखा आपने, हमने परफॉर्मेंस के हवाले से डिस्कशन किया, इन्होंने बताया कि किस तरीके से मार्केट में कौन से फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो जिस पे अफेक्ट हुआ, सारी सिचुएशन से अब आपको आगाह रखेंगे। और आपके लिए ख़ास तौर पर आप अगर हमें अपना फीडबैक देना चाहें तो आप PSX हॉटलाइन @businessplusTV.pk पर ईमेल कर सकते हैं। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्यूरी है आपकी XYZ, तो आप हमें बिल्कुल लिख भेजिए, ईमेल करिए, हम आपका प्रोग्राम में ही आपके ईमेल का रिस्पांस करेंगे, जवाब देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एंड शुक्रिया, आपने इतना प्यार किया, इतना देखा, प्रोग्राम को लाइक किया, बहुत अच्छे फीडबैक्स भी आ रहे हैं, और वक्त कम हो गया वरना मैं इस पर ज़रूर डिस्कशन करता आप लोगों के लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।